हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 का सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पिछले दिन बना दिया था, जिसे मैंने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज आगे का 20 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, है ना। आपके पास अलग सेट हो सकता है, तो कृपया करके क्वेश्चंस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दिसंबर 2025 का ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 70 तक मैंने बनाया था, 51 से लेकर 70 तक। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो 71 में क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर नॉट इन कवर्ड बाय जीएसटी टिल नाउ, है ना। अभी तक जीएसटी में क्या क्या शामिल नहीं है ना। तो मोबाइल फोन जीएसटी में शामिल है भाई, इलेक्ट्रिसिटी ये शामिल नहीं है, ठीक है। टेक्सटाइल ये भी शामिल है, तो ये आंसर नहीं होगा। अल्कोहल ये भी जीएसटी में शामिल नहीं है ना। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल ये जो है स्टेट लगाती है, ठीक है, तो उस पर वो जीएसटी के अंदर शामिल नहीं हुआ है। तो आंसर हमारा बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए मोबाइल फोन है ये कवर्ड है अंडर जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, इट इज आउटसाइड द जीएसटी फ्रेमवर्क एंड कंटिन्यू अंडर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ठीक है, इस पर क्या लगता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, जीएसटी में ये शामिल नहीं है। टेक्सटाइल जो है ये कवर्ड है अंडर जीएसटी, ठीक है, थ्रू रेट वेरी अक्रॉस कैटेगरीज। अलग अलग टेक्सटाइल के अलग अलग कैटेगरीज पे रेट वेरी करता है, बट टेक्सटाइल जो है जीएसटी के अंडर आता है। ठीक है, अल्कोहल जो है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये नॉट कवर्ड, ये जीएसटी के अंदर नहीं आता, ये अभी भी क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंडर ही आता है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन था कि जो कवर्ड जीएसटी में नहीं है, नॉट कवर्ड, है ना, तो नॉट कवर्ड में इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल आएगा। चूंकि मोबाइल फोन और टेक्सटाइल ये कवर्ड है, तो आंसर हमारा बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेचुरल मोनोपोली अकर्स व्हेन। देखिए नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, जब एक ऐसा मोनोपोली जो पूरा इंटायर, है ना, डिमांड को खुद सप्लाई करता, अकेला सप्लाई कर रहा है, और जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा होता है ना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट कीप राइजिंग विथ इंक्रीज इन आउटपुट, ये तो गलत हो गया। मैंने कहा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता है विथ राइजिंग आउटपुट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत है। एवरेज कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन राइजेस, नहीं ये भी नहीं होगा, है ना। एवरेज कॉस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन आउटपुट ओवर द रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कहता है नेचुरल मोनोपोली अराइजेस, कब अराइज करता है, व्हेन अ सिंगल फर्म कैन सप्लाई द इंटायर मार्केट डिमांड फॉर अ लोअर कॉस्ट देन मल्टीपल फर्म्स। ठीक है, due to economies of scale. This happens when average cost keep falling as output increases over the relevant range of demand. Clear? ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 कहता है गिवन जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है। जीएनपी जो हमारा है वो दिया हुआ है 14400 करोड़। ठीक है, कंजम्पशन दिया हुआ है 12000। गवर्नमेंट परचेजेस मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है 1200। एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट है हमारा 1000, और इंपोर्ट कितना है हमारे पास, इंपोर्ट है हमारा 1500। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए जीएनपी एमपी जो हमारा है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे जीएनपी एमपी डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है ना, प्लस क्या होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया है 14400, कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 12000, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है 1200, प्लस एक्सपोर्ट कितना है 1000 माइनस 1500, और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 14400 माइनस 12000 प्लस 1200 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12000 प्लस 1200 माइनस 500। ठीक है, ये होगा। क्लियर,
तो क्या हो जाएगा, पहले इसको सम कर लेते हैं, 0 0 2 3 1, इसे 500 माइनस कर दो, क्या होगा 0 0 7 2 1, ये हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, सॉरी 12,000 है ना, ये 12,000 माइनस 12,000, ये कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, 12,000 माइनस ये प्लस हो जाएगा 500, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब लेफ्ट साइड चला जाएगा, 14,400 माइनस 12,000 माइनस 1200, ठीक है, प्लस ये चूंकि माइनस 500 यहाँ पे बचेगा तो प्लस हो जाएगा 500, कितना आ जाएगा, अब देखो 12,000 और 1200 13,200 ये हो गया, प्लस 500 कर देंगे, ये माइनस इतना है, प्लस 500 कर देंगे, कितना आएगा 0 0 12 में 5 चला गया, बचेगा 7 और इधर बचा 12,700, तो 14,400 माइनस 12,700 कितना बचेगा, 0 0 14 में 7 गया 7 और इधर बचेगा 3 में 2 गया 1, 1700 है ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच हैज इंक्लूडेड टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, है ना। देखो कन्वेंशनल अप्रोच की बात करें, शिकागो अप्रोच की बात करें, फेड अप्रोच की बात करें या वाल्टर अप्रोच की बात करें, ठीक है, बेसिकली लिया गया तो टाइम डिपॉजिट लगभग मैक्सिमम कन्वेंशनल में लिया गया है, शिकागो में भी लिया गया, फेड में भी लिया गया है, ठीक है, बट करेक्ट आंसर इसका क्या होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। देखो कन्वेंशनल अप्रोच में आरबीआई जो है इंक्लूड करता है M1 M2 M3 M4, ठीक है, जो मेनली फोकस करता है किस पर, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अगर और आगे बढ़िए, ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट M3 में इंक्लूड होता है और M4 में इंक्लूड होता है, ठीक है। शिकागो अप्रोच जो है वेरी ब्रॉड, इंक्लूड ऑल एसेट दैट कैन सर्व एज मनी, है ना। शिकागो अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जो कि हर एक एसेट्स को इंक्लूड करता है जिसको एज अ मनी सर्व किया जा सकता है, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे शिकागो अप्रोच होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। क्योंकि यही वो कन्वेंशनल में M1 भी है, जिसमें M1 में C प्लस DD प्लस OD होता है, मतलब कैश, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 है, ठीक है, जिसमें सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस शामिल होता है। सिर्फ उसका एक M3 है जिसमें M3 M4 है जिसमें शामिल होता है कौन, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन शिकागो अप्रोच जो है वो कहता है कि हर एक एसेट्स को वो इंक्लूड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि कन्वेंशनल अप्रोच में कौन सा, क्लियर। तो हमारा आंसर जो होगा शिकागो अप्रोच होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है, यहाँ पे दिया है रिजर्व मनी दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, मनी मल्टीप्लायर दिया हुआ है, नैरो मनी दिया गया है, करेक्ट कौन सा है। देखो रिजर्व मनी जो होता है कैश विथ पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट, है ना, प्लस रिजर्व कैश रिजर्व विथ ऑफ बैंक्स, ये तो सही है, पहला नंबर हमारा सही है। दूसरा जो M1 है वो होता है C प्लस OD प्लस DD होता है, डिमांड डिपॉजिट भी होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मनी मल्टीप्लायर क्या है, वो M अपॉन RM, M मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी, RM क्या, रिजर्व मनी, ठीक है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। नैरो मनी जो है वो M1 को बोलते हैं, M3 को नहीं, क्लियर, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो हमारा सिर्फ A और C सही है, A and C है ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, मैच करना है ना। एक तरफ इकोनॉमिस्ट का नाम दिया, उससे रिलेटेड थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। हेरोडोमर मॉडल, लुकास एंड रोमर, आर्थर लुइस और टोडारो, ठीक है। तो हेरोडोमर ने कहा था कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो का अज्यूम किया था, पहला ऑप्शन हेरोडोमर का ही होगा, ठीक है। फिर लुकास एंड रोमर ये एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है ना। इन लोगों ने बात किया था इन्वेस्टमेंट एज अ डबल एज सॉर्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है,
इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो फिर 3 हो जाएगा बी का। फिर आर्थर लुइस ये डुअल इकोनॉमी मॉडल की बात करता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। और टोडेरो जो है वो रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में बड़ा ही फेमस थ्योरी है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा 4। 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन में कहीं नहीं है। 1 3 ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। 1 3 1 2 3 4 विथ कैपिटलिस्टिक एंड नॉन कैपिटलिस्टिक सेक्टर, आर्थर लुइस। इसका आंसर तो यही होना चाहिए, है ना। बाकी आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा। देखिए यहाँ पे दिया ना, हैरोल्ड एंड डॉमर नॉन फॉर क्या इंफेसिस है, कंसिस्टेंसी ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। लुकास एंड रोमर एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड है। आर्थर लुइस ये डुअल इकोनॉमी मॉडल की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक वर्सेस सब्सिस्टेंस या फिर नॉन कैपिटलिस्टिक सेक्टर। और टोडेरो जो है वो माइग्रेशन मॉडल काफी ज्यादा इसका फेमस है, ठीक है। तो आंसर इसका मेरे हिसाब से 1 3 2 4 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन एक्सिबिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल का, ठीक है। तो अगर लेबर कैपिटल को लैम्डा टाइम्स इंक्रीज करे, ठीक है, तो एफ लैम्डा एल लैम्डा के, तो यहां से लैम्डा बाहर आ जाता है, लैम्डा पावर कुछ भी रहेगा एन मान ले, फंक्शन ऑफ एल के, ठीक है। तो अगर लैम्डा का पावर 1 है तो उसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, 1 से कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, 1 से ज्यादा है तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे जब होमोजीनियस फंक्शन, आपने होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था वहां पर, या फिर आपने कॉफ डगलस में भी पढ़ा होगा इन चीजों को, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, पहला जो हमारा है Q है दिया हुआ a k का पावर 1/4, रूट अंडर L है तो इसको लिख सकते हैं L का पावर 1/2, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, a k के जगह पर भी लैम्डा है ना 1/4 और L के जगह पर भी लैम्डा इतना, ठीक है। क्या आ जाएगा, a लैम्डा का पावर 1/4, k का पावर 1/4, लैम्डा का पावर 1/2, L का पावर 1/2, क्या हो जाएगा, लैम्डा का पावर 1/4 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा, इधर a k का पावर 1/4, L का पावर 1/2, ये रहेगा बना हुआ, ठीक है। क्या होगा, लैम्डा का पावर 3/4 हो जाएगा, a k का पावर 1/4, L का पावर 1/2। तो देखो यहाँ पे n के जगह पे 3/4 आया है, मतलब 1 से कम है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न पे स्केल को दिखा रहा है। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, L और K के जगह पे लैम्डा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आएगा, इसमें भी आएगा, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमारा 4 नंबर आएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो बना करके इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसके कंपोनेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या क्या शामिल करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है, ठीक है, बात करता है एजुकेशन के बारे में, बात करता है जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है जो कि रियल पर कैपिटा इनकम पे आधारित है, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट, 3 कंपोनेंट को शामिल किया जाता है किसमें, HDI में। ऑप्शन क्या क्या, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द परसेंटेज पॉपुलेशन विदाउट एक्सेस सेफर वाटर, नहीं ये शामिल नहीं होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो होता है, एजुकेशन होता है, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो तीसरा दे दिया वो नहीं। नेक्स्ट है रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, परसेंटेज अंडरवेट चिल्ड्रन, नहीं ये फिर शामिल नहीं होता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, एजुकेशन अटेनमेंट, ठीक है, रियल पर कैपिटा, हाँ ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है NSSO एंड CSO कम अंडर, ठीक है, किस में आता है, NSSO हो या CSO हो। अब वैसे इन दोनों को जोड़ करके NSO बना दिया गया है, ठीक है। 2019 में NSSO और CSO को मर्ज किया गया और NSO बना दिया गया, ठीक है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट असर्शन रीजन है
असर्सन कहता है द ऑल इंडिया एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल एज 15 ईयर्स एंड अबव हैज स्टेडली डिक्लाइन फ्रॉम 6% 2017 टू 3.2%। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डेटा जनरली याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, बट हाँ एक बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट घटा है 2017 से 23-24 में घटा था, तो ये हमारा सही मान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑन इतना वर अराउंड इतना $billion। ठीक है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन, ये सही है। ठीक है, तो दोनों सही तो है, लेकिन ये एक बात कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहा है, एक बोल रहा है एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है, तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्सन का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन द डिमांड फंक्शन पी इतना दिया है, कॉस्ट फंक्शन इतना दिया हुआ है, मैक्सिमम रेवेन्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो पी दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 80 माइनस 3Q है तो TR निकल जाएगा, Q मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू Q होता है ना टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 80Q माइनस 3Q स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से MR निकाल लेंगे, MR क्या होगा, TR को डिफरेंशिएट करो Q के रिस्पेक्ट में, बचेगा 80 माइनस 6Q। ठीक है, रेवेन्यू कहां मैक्सिमम होता है, रेवेन्यू मैक्सिमम कहां होता है जहां MR इक्वल 0 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस 6Q इक्वल 0, तो क्या आ जाएगा Q इक्वल 80/6। ठीक है, कितना आएगा 40/3, जो कि आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर वैसा है ही नहीं, मैक्सिमम रेवेन्यू आपका सेट Q इक्वल्स 12 दिया है, Q इक्वल्स 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्लियर, तो इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। इसका नियर एग्जाम्पल वैसे हम अगर मान के चले तो 12 है, तो अगर 12 को लेते हैं तो रेवेन्यू पुट करके देखते हैं कितना आता है, कितना है 80 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 12 का स्क्वायर, 960 माइनस 3 इंटू 144, क्या हो जाएगा 960 माइनस 2 बाकित में 1 4 8 5 में 3 2 5 528। हाँ ये तो आंसर है। तो देखो आंसर तो इसका 13 पॉइंट समथिंग है, तो 13 होना चाहिए था अराउंड में अगर देना था इंटीजर में, तो दिया 12, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट, फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कहता है विथ 10% राइज इन एवरेज एनुअल हाउस होल्ड देयर विल बी 50% राइज इन इन्वेस्टमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, देखो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एनुअल इनकम 10% बढ़ेगा तो 50% इन्वेस्टमेंट होगा ही हेल्थ एंड एजुकेशन में। ठीक है, हाँ एनुअल इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जरूर हेल्थ एंड एजुकेशन में, बट ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो बता रहा हो कि 10% राइज होगा एनुअल इनकम में तो 50% इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट हेल्थ और एजुकेशन में। ठीक है, रीजन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विल रेज ह्यूमन कैपिटल दैट विल रेज ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड रेज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हेल्थ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ह्यूमन कैपिटल बेहतर होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक का जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारा बढ़ जाता है। तो ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। ठीक है, 4 इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, मैच करना है, नियो चैम्बरलिन मॉडल है, नियो हॉटलिंग मॉडल है, बैंकर क्रूगमैन ब्रांडर क्रूगमैन मॉडल है और नियो हेक्सर ओहलिन मॉडल है। ठीक है, देखिए इसको, जो नियो चैम्बरलिन मॉडल है फोकसेस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक से आइडिया लिया गया है ना। नियो हॉटलिंग मॉडल डील्स विद हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप चाहो तो कमेंट कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड ना मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, फिर ब्रांडर क्रूगमैन मॉडल जो है वो रेसिप्रोकल डंपिंग की बात करता है। न्यू हेक्सर मॉडल जो है वो एक्सटेंड है किसका, एचओ थ्योरी का, जो कि वर्टिकल डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट की बात करता है। ठीक है, तो न्यू हेक्सर किसकी बात करता है, वर्टिकल, तो 2 हो जाएगा उसका।
पहला चैम्बरलिन का है, क्या चैम्बरलिन का हॉरिजॉन्टल वाला बात करता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करता था, ठीक है 3, तो पहला में 3, लास्ट में 2 कहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 इंडियन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट विडेंट ड्यू टू, ठीक है, वाइडेंट ड्यू टू, जो इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है उसका मेन रीजन क्या था? डिक्लाइन इन नॉन प्रोडक्ट, नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ऐसा तो नहीं है भाई, वो तो बढ़ा ही है, लगातार बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट, हाँ ये हमारा सही है। इम्पोजिंग ऑफ बैन ऑन ज्वेलरी एक्सपोर्ट, ऐसा तो कहीं नहीं है। गोल्ड इंपोर्ट्स ग्रो अप ड्यू टू अर्ली परचेज अहेड ऑफ फेस्टिव, हाँ ये भी सही है। तो बी एंड डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर है, देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरी है, पहले है डेट इन्फ्लेशनरी थ्योरी, पिगू इफेक्ट, है ना, फिर फॉरवर्ड गाइडेंस, ओकुन्स लॉ, क्या है थोड़ा ब्रीफली हम लोग समझ लेते हैं एक बार। डेट डिफ्लेशनरी थ्योरी जो है इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था अनएक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस लेवल इंक्रीजेस द रियल बर्डन ऑफ डेट, ठीक है, अगर अनएक्सपेक्टेड फॉल हो जाए प्राइस लेवल में, ठीक है, तो जो रियल बर्डन होता है डेट का वो बढ़ जाता है, डिप्रेसिंग इनकम एंड डिमांड, ठीक है। तो पहला का हमारा हो जाएगा इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड, 3 हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है पिगू इफेक्ट, रियल बैलेंस इफेक्ट भी उसको बोलते हैं, फॉलिंग प्राइस लेवल रेजेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस, ठीक है, जब प्राइस लेवल फॉल करेगा, ठीक है, तो रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो हमारा पिगू इफेक्ट का क्या होगा, फॉलिंग द प्राइस रेजेस द इनकम लेवल, ठीक है। हाँ ठीक तो है, पहला कहीं है ऐसा, 3-1 एक ही है, 3 ऑप्शन है ना, जिसमें फॉरवर्ड गाइडेंस क्या कहता है, द पॉलिसी ऑफ अनाउंसिंग फ्यूचर मॉनेटरी एक्शन, ठीक है। ओकुन्स लॉ, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और रियल जीडीपी की बात किया है ओकुन्स ने, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है, मैच करने वाला है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइप 1 एरर क्या होता है? देखो टाइप 1 एरर तब होता है ना कि जब हम लोग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज ट्रू, सही है, उसके बावजूद अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो वो टाइप 1 एरर कहलाता है। तो पहला का हो गया 3 हमारा, ठीक है। टाइप 2 एरर व्हेन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? देखो नल हाइपोथेसिस दैट इज म्यू इज इक्वल म्यू नॉट एंड वेरिएंस दैट इज वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है, मतलब वेरिएंस नॉट, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रहा तो इसको सिंपल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस हमें पता है। जब वेरिएंस अननोन रहे, ठीक है, तो वहां पर उसको बोलते हैं कंपोजिट। तो हमारा ये हो जाएगा 2, तीसरा का 2 और कंपोजिट हाइपोथेसिस का सामने जो दिया हुआ है हमारा 4, ठीक है। तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है बेस्ड ऑन एरर टर्म टी इज अ प्योरली रैंडम प्रोसेस विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, गुजराती से मिल जाएगा, इकोनोमेट्रिक्स में ऑटो रिग्रेसिव मॉडल अगर पढ़े होंगे तो, है ना। कहता है अ प्रोसेस xt डिफाइंड बाय xt इक्वल्स दिस, है ना, इज कॉल्ड एन ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस ऑफ ऑर्डर r। देखो लास्ट वाले का पैरामीटर देखो, ठीक है, ये एरर टर्म के पहले जो पैरामीटर है क्या है, अल्फा r है ना, तो जो रहेगा वही ऑर्डर का रहता है, तो r ऑर्डर का है, सही है। दूसरा प्रोसेस xt, इसका लास्ट का पैरामीटर का देखिए क्या है, साथ में m है तो m ऑर्डर का है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसको देखिए तो लास्ट में m है तो m ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन r लिखा हुआ तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए ये r है, r ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ m है तो ये भी गलत है। तो a और b ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मैच करना है ना, ईयर से TPDS, है ना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये शुरू हुआ था 1997 में, ठीक है। फिर रेवेम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS, ये 1992 में हुआ था। राइट टू एजुकेशन ये 2009 में हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट असर्शन रीजन का है, कहता है द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी प्रॉब्लम इन रिग्रेशन एनालिसिस इंप्लाइज दैट द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आर स्टिल अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हेटेरोसिडास्टिसिटी भी हो तो वहां पे अगर लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो अनबायस्ड आता है, लेकिन वो इनएफिशिएंट रहता है क्योंकि वेरिएंस मिनिमम नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट, द एस्टिमेटर ऑफ वेरिएंस आर आल्सो अनबायस्ड, नहीं, वेरिएंस बायस्ड होता है, वेरिएंस अनबायस्ड नहीं होता है, तो ये गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है Q इक्वल्स A K का पावर अल्फा L का पावर बीटा, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब MPL निकालना है और MPK निकालना है, ठीक है। कैसे निकलता है, MPL निकालना हो तो प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे लेबर के रिस्पेक्ट में, और इस MPK उसको डिफरेंशिएट करेंगे K के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या आएगा, L के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा L का पावर बीटा है, तो बीटा बाहर A K का पावर अल्फा L का पावर बीटा -1, इसको सिंप्लीफाई करें तो बीटा A K का पावर अल्फा L का पावर बीटा इंटू L का पावर -1 हो जाएगा क्या, बीटा बाय L इंटू Q, ठीक है। उसी प्रकार से MPK का निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा अल्फा अपॉन K इंटू Q, ठीक है। डिफरेंशिएट करके देख लीजिए आप। तो है MPK कहाँ है, अल्फा अपॉन K ऑप्शन A, और L कितना है, बीटा अपॉन L ऑप्शन D। तो A एंड D बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चंस हो गया है ना। उम्मीद है आप लोग का जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा। आगे के लेक्चर्स में बाकी का चीजें बताएंगे, है ना। ये पार्ट 2 हमारा अभी तक हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। इस तरह से 5 पार्ट में बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।